हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के हमारी दुनिया के 8वें चैप्टर हमारा राज्य बिहार। इसमें हम बिहार राज्य से परिचित होंगे, उसके पड़ोसी को जानेंगे, फिर प्रशासनिक सीढ़ियाँ, उनके कुछ ऋतुएं जो बिहार में मुख्य ऋतुएं हैं, मौसम है, उनके बारे में, फिर बाढ़, फिर टाल या ताल क्षेत्र किस तरह के क्षेत्र बिहार में देखे जाते हैं, फिर कृषि किस तरह की होती है यहाँ पर, फिर सरेसा तंबाकू क्या है जो बिहार में काफ़ी प्रसिद्ध है, और वन की स्थिति बिहार में क्या है, इन सब स्थितियों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिहार से परिचय। बिहार जो है भारत का एक राज्य है जो कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में है। तो बिहार भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण राज्य है। यह जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बिहार राज्य है। बिहार राज्य के अगर लंबाई और चौड़ाई या उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों के बीच की लंबाई और पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों के बीच की लंबाई को देखें तो उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों के बीच की लंबाई है 445 किलोमीटर। वहीं पश्चिमी और पश्चिम से लेकर के पूर्व तक अगर हम बिहार की चौड़ाई को देखें तो वो है 483 किलोमीटर। तो इस तरह से उत्तर और दक्षिण की लंबाई जो है इसका 345 किलोमीटर है। वहीं पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई है 483 किलोमीटर। ये इसकी स्थिति को बताता है। अब हम बिहार के पड़ोसी को देखते हैं कि बिहार जो है वो राज्य किन किन राष्ट्रों या राज्यों से सटा हुआ है या किसकी सीमाएं बिहार राज्य से जुड़ी हुई है। इस दिशा में हम देखें तो ये दिशा है उत्तर, इधर है दक्षिण, ये दिशा है हमारा पश्चिम और ये है पूरब। तो बिहार राज्य जो है उत्तर में नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ है। तो ये नेपाल राष्ट्र जो है, नेपाल एक देश है, वो उसका पड़ोसी हो गया, बिहार का पड़ोसी जो उत्तरी सीमा से जुड़ता है। दक्षिण में देखें तो झारखंड जो है, जो कि बिहार का ही एक टुकड़ा था, जो कि 2000 ईस्वी में ये अलग हो चुका है। तो झारखंड इसका दक्षिण में इसका पड़ोसी है। पूरब में पश्चिम बंगाल पूरब में इसका पड़ोसी है बिहार का, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ये बिहार के 4 पड़ोसी हुए। पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूरब में पश्चिम बंगाल, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड। ये बिहार के पड़ोसी राष्ट्र और राज्य हुए। अब हम प्रशासनिक सीढ़ियों को देखें। राज्य में प्रशासन व्यवस्था अच्छी बनी रहे या सभी कार्य सही से हो, इसके लिए राज्य को कई प्रमंडलों, जिलों, अनुमंडलों आदि में बांटा गया है। तो प्रशासनिक हम यहाँ की सीढ़ियों को देखते हैं। बिहार की प्रशासनिक सीढ़ियाँ ये हम बिहार की देख रहे हैं। तो बिहार राज्य को कई प्रमंडल में बांटा गया, फिर प्रमंडलों को जिलों में, या हम बोलें कि राज्य को जो है अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया ताकि उसके अलग अलग जो है प्रशासन का कार्य अन्य जो भी व्यवस्था है वो बनाए रखने का काम अच्छे से हो या व्यवस्था बनी रहे। फिर जिलों को कई अनुमंडलों में, अनुमंडल को फिर पुनः प्रखंडों में बांटा गया। प्रमंडलों की संख्या देखें तो यह 9 है, जिलों की संख्या बिहार राज्य में तो 38 है, अनुमंडलों की संख्या देखें तो 101, फिर प्रखंडों की संख्या देखें तो वो करीब 534 है। फिर प्रखंडों को पंचायतों में बांट करके इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य किया जाता है, या इसको बोलें कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके अलग अलग संस्थाओं को या अलग अलग प्रशासनों को इसका कार्य सौंप दिया जाता है ताकि वहाँ की सारी कार्य जो हो वो सुचारू रूप से अच्छे से हो सके। तो ये प्रशासनिक सीढ़ियाँ जो है वो बनाई जाती है ताकि प्रशासनिक कार्य जो हो वो अच्छे से या सुचारू रूप से बनी रहे। इसके लिए प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से बनी रहे, इसके लिए अलग अलग कई भागों में बिहार राज्य को बांटा गया। अब हम मुख्य ऋतुओं को देखें, बिहार राज्य के मुख्य ऋतुओं को, तो यहाँ मुख्य 3 ही ऋतुएं देखने को मिलती है। एक है ग्रीष्म, गर्मी का मौसम, एक ठंडी, और एक है वर्षा का मौसम। तो हम देखते हैं बिहार की मुख्य ऋतुएं। बिहार की मुख्य ऋतुएं, बिहार की मुख्य ऋतुओं में देखें तो पहला हमारा आएगा ग्रीष्म ऋतु या गर्मी का मौसम जिसे कहते हैं। एक है वर्षा का मौसम और एक है शरद ऋतु या ठंड का मौसम जिसे हम कहते हैं। तो हम इन मौसमों के बारे में जानते हैं। ग्रीष्म ऋतु या गर्मी का मौसम जो है बिहार राज्य में वो लगभग मार्च से
जून या जुलाई तक बनी रहती है। और यहाँ इस मौसम में जो है वो औसत तापमान, या हम बोलें कि करीब करीब तापमान जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, लेकिन कभी कभी जो है यह 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है। और ऐसे में ही हम देखते हैं कि एक लू जो है वो बिहार में काफ़ी प्रचलित एक हवा होती है। यह लू जो है वह काफ़ी गर्म, तेज तथा धूल भरी हवाएं होती हैं, जो कि ग्रीष्म ऋतु में बिहार राज्य में देखा जाता है। और उसका जो तापमान है वो कभी कभी 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक चला जाता है ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में मुख्य फसल की बात करें तो वो जो है जायद फसल देखा जाता है। जायद फसल मुख्य रूप से उसमें से खेती की जाती है। वर्षा ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु के बाद लगभग जुलाई से अक्टूबर माह तक लगभग बनी रहती है। जुलाई से अक्टूबर माह तक वर्षा ऋतु में मुख्य रूप से जो फसल होती है, यहाँ पर फसलों का जो मुख्य रूप से उत्पादन होता है वो होता है खरीफ फसल खरीफ फसल का उत्पादन होता है, जिसमें से कि मुख्य रूप से धान की रोपाई और कटाई की जाती है। तो ये है वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु के बाद आता है शरद ऋतु। शरद ऋतु करीब अक्टूबर से दिसंबर जनवरी माह तक देखा जाता है शरद ऋतु। इसमें काफ़ी 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी तापमान कभी कभी गिर जाता है, और ये काफ़ी ठंड भरा मौसम हमारे बिहार में लाता है। तो इस तरह से हमने देखा वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, ये 3 मुख्य ऋतुएं हैं। और वहीं शरद ऋतु में हम फसल की बात करें, फसल तो मुख्य रूप से यहाँ रबी फसल की खेती की जाती है। रबी फसल जो कि दलहन, तिलहन में हम सरसों को लेंगे, और दलहन में मुख्य रूप से तिलहन में हम सरसों की खेती को देखते हैं। दलहन में तो कई सारे दालों को देखा जाता है इसमें से रबी फसलों में, जैसे कि चना, मटर या मसूर आदि दलहनों की खेती जो है वो शरद ऋतु में, या अलसी जिसे अन्य नामों से भी क्षेत्रीय रूप में जाना जाता है, तो उन सब चीज़ों की खेती की जाती है। वर्षा ऋतु में हम देखें तो दक्षिणी क्षेत्र में जहाँ पर खरीफ की खेती की जाती है, या हम बोलें कि धान की रोपाई की जाती है, वहीं उत्तरी बिहार में जो है भारी बाढ़ की समस्या आ जाती है। वर्षा ऋतु में बाढ़ की समस्या, मुख्य समस्या या आपदा बिहार में देखा जाता है, जो नेपाल से आने वाली कई महानंदा, गंडक, कोसी ऐसे नदियों के कारण जो है वो उत्तरी बिहार वर्षा के मौसम में बाढ़ के चपेट में आ जाता है। तो इस तरह से हमने बिहार के मुख्य ऋतुओं ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु के बारे में जाना। अब हम जानते हैं बाढ़, बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में आने वाले बाढ़ और उसकी दोहरी जिंदगी। तो वहाँ के लोग जो है वो दोहरी ज़िंदगी किस तरह से जीते हैं, या हम बोलें कि बारिश के मौसम में जो है जीने वाले या उसको व्यतीत करने वाले जीवन या ज़िंदगी को ही दोहरी ज़िंदगी कहा जाता है। तो हम देखते हैं बाढ़ और दोहरी ज़िंदगी। बाढ़ जो है वो हमेशा ही हमारे बिहार राज्य में देखें तो बिहार के उत्तरी प्रदेशों में हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष जो है बाढ़ की समस्या देखी जाती है, और ये काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है बिहार राज्य में जो है वो जन आबादी को या कृषि को देखें या अन्य सभी व्यवस्था को ख़त्म करने का काम करती है, या हम कहें कि बाढ़ जो है वो जीवन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। सारे संसाधनों का इसमें से जो होता है खात्मा हो जाता है। बाढ़ की दोहरी ज़िंदगी, इसका कारण अगर हम देखें बाढ़ का, तो वो नेपाल से आने वाली, उत्तर में पड़ोसी जो है हमारा नेपाल, वहाँ से आने वाली नदियाँ जो है जैसे कि गंडक नदी, महानंदा नदी, कोसी जो मुख्य जो है बाढ़ का कारण माना जाता है और होता है, गंडक, महानंदा, कोसी, वहीं बागमती भी एक नदी है जो कि यहाँ के बाढ़ का जो है मुख्य कारण होता है, और उसका उद्गम जो है वो नेपाल से होता है, या हम बोलें कि वो जो आता है उसका पानी जो आता है वो नेपाल से होते हुए हमारे बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में प्रवेश करता है और यहाँ पर बहुत ही बड़े क्षेत्रों में बाढ़ लाता है। ये इसके कारण हुए। अब इनके देखते हैं कि दोहरी ज़िंदगी, तो ऐसे में बाढ़ में जो है वहाँ के लोगों को करीब 4 महीने जो है किसी अन्य स्थान, जहाँ पर बाढ़ उत्तरी बिहार के किसी अन्य स्थानों पर जाकर
अस्थायी रूप से जीवन जो है वो गुजारना पड़ता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि उत्तरी बिहार के जो लोग होते हैं वो दोहरी ज़िंदगी जीते हैं, क्योंकि उसे 4 महीने के करीब जो है बाढ़ उसके इलाके में आ जाने के कारण वो उस स्थान पर नहीं रह पाते हैं। तो अपने सारे मवेशियों या जानवरों को और अपने सभी सामानों को, अनाजों को इकट्ठा करके वो किसी अन्य सरकारी शिविर हो या कहीं पर तंबू या टेंट गाड़ करके वो अपना जीवन गुजारते हैं। वो करीब 4 महीने के लिए, जब तक कि पानी वहाँ पर से हट ना जाए। और 4 महीने के बाद या बाढ़ के पहले देखें तो वहाँ पर मुख्य रूप से जाने के पहले वो अपने स्थान को जाने के मतलब कि जहाँ पर बाढ़ आई है उस इलाके को छोड़कर अगर 4 महीने कहीं जाते हैं तो उसके जाने के पहले देखा जाता है कि कई सारे इलाके में मनीजर नाम के एक बीज को वो ज़मीन पर क्या करते हैं, ज़मीन पर छिड़क देते हैं जाने के पहले। क्योंकि मनीजर जो होता है एक तरह का एक घास है जो लंबे लंबे डंठलों वाले होते हैं, और जब वो बाढ़ के इलाके से सुरक्षित स्थान पर जा करके फिर बाढ़ के पानी को वहाँ से हटने के बाद फिर जब वापस आते हैं तो मनीजर के बड़े बड़े डंठलों वाले वो घास बड़े हो जाते हैं। उनको फिर वो काट कर उसका प्रयोग जो है बाद में उस घास या डंठल वाले घास का प्रयोग जो होता है वो लोग जलावन के रूप में करते हैं, जलावन के तौर पर करते हैं। वहीं बाढ़ के आने और फिर बाढ़ के स्थान में वापस आने के बाद फिर से वो 8 महीनों के लिए, करीब 8 महीनों के लिए वो अपनी गृहस्थी फिर से बनाते हैं, या हम बोलें कि पुराने स्थान पर आकर फिर वो खेती का कार्य या अन्य कार्यों को वो फिर से प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। वहीं पर बाढ़ आने के बाद अगर हम देखें तो बाढ़ आने के बाद जिन इलाकों में अगर बलुई मिट्टी देखी जाती है तो उसमें से कई सारे अन्य फसल, और फिर जायद मिट्टी जहाँ पर बन जाती है, जायद मिट्टी, वहाँ पर अन्य फसलों की पैदावार या उत्पादन किया जाता है। बलुई मिट्टी में खास करके परवल, ककड़ी आदि का फसल वहाँ पर उत्पादन किया जाता है, या तरबूज, खरबूज ऐसे फसलों को उपजाया जाता है। वहीं जायद फसलों में दलहन, दाल वाले का, फिर मक्का, गेहूँ, इन सब चीज़ों का उत्पादन भारी मात्रा में किया जाता है, और जो कि काफ़ी उन्नत रूप में होता भी है। और ये लेकिन बाढ़ के बाद की बात है। बलुई मिट्टी जहाँ पर बालू पानी से बहाकर लाई गई बालू की मात्रा अधिक होती है, तो कई वाले इलाके में जलोढ़ मिट्टी, जल से बहाकर लाई गई मिट्टी जो उसका वास होता है, तो वैसे में वहाँ पर मक्के, दलहन या गेहूँ सब की खेती अच्छे से की जाती है। अब हम टाल या ताल क्षेत्र को जानते हैं। हमारे बिहार के दक्षिण वाले क्षेत्रों में ताल का क्षेत्र एक बहुत बड़े प्रदेश को कहा जाता है, या पटना के पूर्वी इलाके में कहा जाता है। वैसे टाल और ताल क्षेत्र, टाल या ताल का अगर हम शब्द से अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है तालाब। तो हमारे जो है वैसे इलाके जिसका पानी जो है बारिश के मौसम में, वर्षा के मौसम में जिसका पानी गंगा नदी में समाहित नहीं हो पाता, तो वो एक बड़े क्षेत्र में जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और वैसे में वो एक लंबे समय तक, जब तक कि वो ज़मीन के अंदर सोख न लिया जाए या वो कहीं पर अन्य जगहों पर वो प्रवाहित होकर बहकर ना चले जाए, वैसे उतने समय तक वो किसी तालाब जैसे वो इलाका दिखने लगता है। तो वैसे में हम उस क्षेत्र को टाल या ताल का क्षेत्र कहते हैं। तो दक्षिण हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो दक्षिण बिहार का वह प्रदेश जिसका जल वर्षा के समय में, वर्षा का जल जो है, दक्षिण बिहार का वह प्रदेश जिसका जल जो है वो गंगा नदी में समाहित नहीं हो पाता, और एक बड़े क्षेत्रों में इकट्ठा हो जाता है, तो हम उस क्षेत्र को टाल या ताल क्षेत्र कहते हैं। तो वह क्षेत्र जहाँ पानी बारिश के मौसम में बहुत बड़े क्षेत्र में इकट्ठा हो जाता है और किसी तालाब जैसा दिखने लगता है, तो वैसे दृश्य वाले इलाके को हम टाल या ताल का क्षेत्र कहते हैं। तो टाल या ताल क्षेत्र को जानने के बाद हम देखते हैं कृषि को। बिहार में कृषि की क्या स्थिति है। मुख्य जो है यहाँ पर उत्पादन वो किन किन फसलों का किया जाता है, और कौन कौन सा प्रदेश किन किन फसलों के लिए प्रमुख स्थान रखता है, तो कृषि को देखते हैं। बिहार में अगर हम बात करें तो मुख्य फसल वो है धान, गेहूँ,
मक्का, दलहन व तिलहन आदि। ये कुछ फसल है जो मुख्य रूप से जो है बिहार राज्य में उत्पादित किया जाता है। दलहन की बात करें, दलहन में कई सारे दालों को रखा जाता है। दालों की फसल को हम दलहन का फसल, और तेल जितने भी होते हैं तेल के, जैसे कि सरसों, और वैसे फसलों को हम तिलहन कहते हैं। तो कृषि हमारे बिहार की अगर बिहार के मुख्य फसल मिले तो ये आएगा। अलग अलग क्षेत्रों की ओर देखें जो कि अलग अलग फसलों के लिए प्रमुख स्थान है। तो जैसे कि हम पूर्णिया को लें, अररिया को लें या कटिहार को लें, तो ऐसे क्षेत्रों में जो है वो जूट की खेती काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। वहीं पर अगर हम गोपालगंज, छपरा ऐसे स्थानों को ले लें तो यहाँ पर जो है वो गन्ने की खेती जो है, गन्ना का उत्पादन काफ़ी अधिक होता है। फिर वहीं पर हम अगर मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर को देखें, तो वहाँ पर जो है वो तंबाकू की खेती अधिकतर की जाती है और वो काफ़ी प्रसिद्ध भी है वहाँ के तंबाकू। तो इस तरह से कृषि के क्षेत्रों में देखते हैं तो अलग अलग क्षेत्र जो है बिहार का वो अलग अलग उत्पादन के लिए प्रमुख स्थान रखता है और उनका उत्पादन वहाँ पर मुख्य रूप से किया जाता है। अब हम देखते हैं सरेसा तंबाकू। सरेसा तंबाकू जो है बिहार में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो सरेसा तंबाकू है क्या? सरेसा तंबाकू का जो है वो निर्यात बिहार से कई राज्यों में किया जाता है। ये काफ़ी प्रसिद्ध है सरेसा तंबाकू, जो मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर तीनों इलाकों में उत्पादित की जाने वाली या पैदा किए जाने वाले तंबाकू को एक नाम दिया गया है सरेसा तंबाकू, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही कड़कदार, बोला जाता है कि काफ़ी कड़कदार सुगंधित ऐसे जो है वो तंबाकू यहाँ पर उत्पादन होता है। क्योंकि यहाँ के जो है मिट्टी जो है वो चूना युक्त है और जो कि तंबाकू के उत्पादन के लिए एक जो सही स्थिति को बनाता है या मिट्टी को उर्वर बनाता है, उसकी क्षमता को बढ़ाता है तंबाकू के उत्पादन के लिए। तो हम इसका उदाहरण, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, इन क्षेत्रों में उत्पादित होने वाली सुगंधित व कड़कदार तंबाकू को ही सरेसा तंबाकू का नाम दिया गया। सरेसा तंबाकू कहा जाता है और ये जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। बिहार के इस इलाके को सरेसा तंबाकू के लिए काफ़ी प्रसिद्धि मिलती है। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली चूना युक्त यहाँ पर मिट्टी मिलती है जो कि तंबाकू के उत्पादन के लिए एक उर्वर मिट्टी को बनाती है और इसका जो है निर्यात जो है वो काफ़ी दूर दूर तक होता है। कई राज्यों में किया जाता है जो इसकी प्रसिद्धि को बताता है कि सरेसा तंबाकू कितना प्रसिद्ध है। इसके लिए तंबाकू के उत्पादन के लिए तंबाकू से कई सारे कुटीर उद्योग या बड़े उद्योग भी जुड़े हैं, जैसे सिगरेट, बीड़ी। इससे अगर हम बात करें तो सिगरेट, बीड़ी, खैनी आदि कई जो है वो उत्पाद जो है वो तैयार किए जाते हैं और इसीलिए सरेसा तंबाकू काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें से जो होता है पौधे को वो एक कतार में लगाया जाता है। करीब जो 7 दिन या 1 सप्ताह बोले, उसको धूप से बचाने के लिए किसी केलों के पत्ते या किसी टोकरी से ढक दिया जाता है और उसके बाद फिर जो होता है जब वो बड़े होते हैं, उसके पत्ते जब बड़े हो जाते हैं तो पत्ते जब बड़े हो जाते हैं उनके पत्तों को तोड़ करके पानी डाल करके उसे धूप में फिर छाँव में सुखा करके फिर उसके जो है उत्पादन के लिए वो तैयार हो जाता है और उसको अलग अलग उत्पादक के पास भेज दिया जाता है या बेच दिया जाता है। तो इस तरह से सरेसा तंबाकू को हमने जाना कि ये समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जैसे क्षेत्रों में, जो कि बिहार के एक चूना युक्त मिट्टी वाले एक क्षेत्र है, वहाँ पर जो है उत्पादित खास प्रकार के तंबाकू को सरेसा तंबाकू का नाम दिया गया। अब हम वन की बात करें, बिहार के वन, तो बिहार में जो है कुल स्थल भाग का करीब 6.4% जो है वो वन है और वो भी विरल का मतलब है कि कहीं भी घना वन है, घना वन नहीं है। जैसे कैमूर की पहाड़ियाँ, राजगीर की पहाड़ियाँ, इन वाले क्षेत्रों में हम, ये पूर्णिया या कटिहार ऐसे क्षेत्रों में हम वन को देख पाते हैं और जो कि करीब अगर हम बोले 7% वन है, जो वनस्पतियों या जंगलों या वनों या जीवों आदि के लिए एक संतुलित पर्यावरण का निर्माण
नहीं करता। क्योंकि अगर हम बात करें किसी भी स्थान के वनस्पति के संतुलन को बनाए रखने के लिए या पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए हर तरह की वहाँ वनस्पतियाँ हो, जीव, हर तरह के जीवों का वहाँ संरक्षण हो, या उचित रूप से पर्यावरण में वायु जो हो प्रदूषित ना हो, इसके लिए करीब 33% जो है वो वनों को अनिवार्य माना जाता है। और यहाँ पर अगर हम बिहार की बात करें तो वो मात्र 6.4% है, जो कि करीब 7% के ही लगभग अगर हम मान लें, फिर भी ये आंकड़ा काफ़ी कम है, जो बिहार में पर्यावरण को संतुलित करने के लिए सही नहीं है। तो इस तरह से हम बिहार के वन की स्थिति को देखते हैं तो वो काफ़ी विरल है। ये वन भी अगर यहाँ पर है भी तो वो काफ़ी विरल है। इसका मानना है कि वो घना नहीं है, जिस कारण कि कई जीव जो है उस वन में रहने के लायक उसके पर्यावरण नहीं बन पाता है, उसकी स्थिति नहीं बन पाती है। तो इस तरह से हमने हमारे राज्य बिहार में बिहार से परिचय, बिहार के पड़ोसी, बाढ़, दोहरी जिंदगी, टाल, कृषि, सरेसा, तंबाकू, वन आदि चीज़ों को जाना। तो हमारा चैप्टर हमारे राज्य का बिहार के परिचय यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।